55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अशफाक उमर साहब ने भी अपनी पेशकश यहाँ पर खूब पेश की। आइए खुतबा सदारत से कब्ल यहाँ पर हमारे सदर मोहतरम भी अपनी एक तख्लीक पेश करना चाहेंगे। मैं उन्हें एक साथ मदऊ करता हूँ कि आप अपनी तख्लीक भी पेश कर दें और उसके फौरी बाद खुतबा सदारत भी पेश कर दें। डॉक्टर इमरान अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। मजाक में बहुत सारे लोग जमा हो गए। दोस्तों, इस मजाक की शुरुआत इसकस के ज़िम्मेदारों ने शुरू की। अब आप लोग देखिए ना, इससे बड़ी मजाक क्या हो सकती है कि इस शानदार मज़ाहिया प्रोग्राम की सदारत मुझ नाअहल को सौंपी गई। मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है आसिफ भाई सुबहानी ने सदारत हमारी मुसीबत तुम्हारी किस पसमंज़र में लिखी होगी। मैं आसिफ भाई की इस मज़ाहिया तख्लीक से मुतासिर होकर एक इंशाइया सदारत हमारी मुसीबत तुम्हारी लिखने का इरादा कर रहा हूँ। दरअसल ये मुसीबत तो हर इस अदारे की होती है जो कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं। पहला मरहला सदारत के इंतखाब का होता है और कोई सदर बनना नहीं चाहता। फिर जिम्मेदारान करें तो क्या करें, मजबूरन मेरे जैसे लोग सदर बन बैठते हैं। फ़ारसी में एक ज़रबुल मिसल है, सदर हरजा के नशीनत सदरस्त। सदर कहीं भी बैठे वो सदर होता है। सदरों को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जगह बैठा है, लेकिन मैं ज़रबुल मिसल के बरक़्स से देख रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं भी बैठ जाए, हत्ता कि सदर की कुर्सी पर बैठ जाएं, वो सदर नहीं लगते। ऐसे ही बदनसीब लोगों में बंदा अहमदा का शुमार होता है। बहरहाल कुछ दिलचस्प वाक़यात थे और ये भी बड़ा इन्हें दिलचस्प मामला है कि मैं पहली मर्तबा कोई मज़ाहिया मज़मून लिखा हूँ और पहली मर्तबा उसको पेश कर रहा हूँ और इसके लिखने से पहले मुझको सदर बना दिया गया। यानी ये देखिए कितनी बड़ी कॉमेडी है कि मैं जब सदर का बाकायदा ऐलान हो गया तो उसके बाद बैठ के मैं ये 3-4 दिन में कुछ बातें लिखा हूँ। अगरचे के वाक़यात 27 साल पर मुहित हैं। 27 साल से लेकर अभी 1 साल पहले तक के बहुत सारे दिलचस्प वो वाक़यात जो ट्रेन में मेरे साथ पेश आए या मेरे साथ या फिर मेरे दोस्तों के साथ या जिसका मैं खुद गवाह हूँ। 1-2 वाक़यात ऐसे जिसका मैं खुद गवाह नहीं हूँ, लेकिन मुझ तक वो वाक़या पहुँचा और बहुत दिलचस्प था तो मैं उसको तहरीर किया। पहला वाक़या, इसका उन्वान मैं दिया हूँ दूसरा जूता। बड़ा दिलचस्प है। ये तकरीबन 15 साल पहले का दिलचस्प वाक़या है जो मेरे एक दोस्त टीचर के साथ वाक़या हुआ था। वह यूं कि ट्रेन में आदत के मुताबिक वो अपने जूतों को उतार कर पालती मार कर बैठ गए। दरमियान में शायद नींद भी आ गई। 1-2 घंटे के बाद तहारत के लिए जाने लगे तो मालूम हुआ कि एक ही जूता है, दूसरा गायब। आसपास तलाश किया, फिर काफ़ी दूर तक जाके तलाश किया। लोगों के पांव उठा कर और सामान हटा कर देखा, लेकिन दूसरा जूता कहीं नहीं मिला। चारों ना चार बगैर जूते के ही तहारत के लिए गए और आकर फिर एक मर्तबा पूरी बोगी का कॉमिक ऑपरेशन कर डाला, लेकिन जूते को ना मिलना था ना मिला। आखिर गुस्से में आकर वो एक जूता जो मौजूद था उसे भी चलती ट्रेन के दरवाजे पर जाकर पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। पूरी ताकत से, गुस्से का इज़हार करने के लिए। अगर जगह इसे इतनी दूर फेंकने की ज़रूरत नहीं थी, ट्रेन तो 100 की स्पीड से चल ही रही थी। कुछ ही देर में जूता खुद दूर हो जाता। बहरहाल जूता फेंकने के बाद आकर इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठ गए, गोया कोई बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया हो। सदमे से निकलने के लिए और दिल बहलाने के लिए मोबाइल का सहारा लिया। फेसबुक व्हाट्सएप देखते देखते लाहमाला दरमियान में नज़र खिड़की के बाहर चली ही जाती और कभी कभी नीचे ज़मीन की तरफ जहाँ जूता उतारा था वहाँ देख लेते। जो ही नीचे देखते चेहरे पर फिक्र और परेशानी के आसार साफ जाहिर हो जाते।
कीमती जूते के खो जाने से ज़्यादा नंगे पांव घर जाने का टेंशन था। अभी यही सब उधेड़-बुन में थे कि अचानक एक गंदा, मैला, कुचैला सा आदिवासी बच्चा पहला जूता खेलता हुआ नजर आया। जो पहले गुम हुआ था वो जूता मिल गया। उन्होंने अपने जूते को इस बच्चे के हाथों से छीन लिया। बच्चा रोता हुआ आगे बाथरूम के बाहर बैठी आदिवासी औरतों की तरफ चला गया। मास्टर सोचने लगे कि अब इस एक जूते का क्या करूं। पहला तो फेंक दिए गुस्से में आके। मैंने हंसते हुए कहा कि इसे संभाल कर रख लो, शायद तो दूसरा जूता मिल जाए, जो मुमकिन भी नहीं है। मास्टर ने कहा लगाते हुए जूते को भी चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया, लेकिन इस मर्तबा करीब और आहिस्ता से फेंका। दूसरा वाकया तकरीबन 15 साल पुराना, जब मैं अपने दोस्त शुएब के साथ नंदीग्राम ट्रेन से मुंबई के लिए जा रहा था। रात में 12:30 बजे की ट्रेन होती है और ठीक ये 3 साढ़े 3 बजे इगतपुरी पहुंचती है। मौसम 12 था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरा दोस्त सिगरेट पीने के इरादे से प्लेटफॉर्म पर उतरा और उतरा हुआ चेहरा लेकर तकरीबन 10 मिनट बाद वापस आया। सिगरेट पीने के लिए नीचे गया और थोड़ी देर के बाद जब वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकर वापस आया। पूछने पर बताया कि स्मोकिंग करते एक पुलिस वाला पकड़ लिया। पुलिस वाला डराकर 200 रुपया रिश्वत ले लिया। और कुछ देर बाद वापस आया। पूछने पर बताया कि स्मोकिंग करते हुए पुलिस वाला पकड़ लिया और 1000 रुपया फाइन का तकाजा कर रहा था, फिर 500 रुपये पर आया। फिर क्या हुआ? मैं थोड़ा हैरत का इजहार करते हुए इससे इस्तिफसार किया, होगा क्या? मैं सिर्फ 200 रुपये देकर इस बेवकूफ़ को टरखा दिया। 1000 मांग रहा था, फिर 500 पर आया। तो मैं पूछा क्या हुआ? 200 रुपये देकर मैं उसको टरखा दिया। शुएब फकरिया जवाब दिया। अचानक मेरी नज़र मेरे दाएं जानिब ट्रेन की विंडो के बाजू में लगे हुए बोर्ड पर पड़ी, जिस पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। मैंने अपने दोस्त की तवज्जो बोर्ड की जानिब मबजूल करवाई। जब वो तीसरी लाइन पढ़ा तो गुस्से में पुलिस वाले को गाली देना शुरू कर दिया। इसमें लिखा था, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन ट्रेन्स एंड प्लेटफॉर्म्स, फाइन अप टू ₹100। शुएब को 100 रुपये से ज़्यादा इस बात पर अफसोस था कि वो मुझसे ये वाक़या शेयर क्यों किया। 100 रुपये का टेंशन नहीं, वो जो शेखी बगारा। मुझसे नजरें चुरा कर वो खिड़की के बाहर देखने लगा, जहां दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा था। एक हाल का वाकया, इसका उन्वान में दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टरेट की डिग्री तफवीज़ होने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ मालेगांव के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहा था। नासिक आने से पहले एक शख्स जिसे मैं नहीं जानता था ट्रेन में मिला और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, आप डॉक्टर इमरान अमीन हो ना? मैंने कहा जी भाई, खैरियत। मालूम हुआ कि इससे पेट में शदीद दर्द हो रहा था और ट्रेन में किसी डॉक्टर को तलाश कर रहा था। इसे बाजू की बोगी में किसी ने मेरे पास भेजा था, जिसे अखबारों से पता चला था कि मुझे डॉक्टरेट की डिग्री तफवीज़ की गई है और इसे ये मुगालता हो गया था कि मैं अब लोगों का इलाज करने वाला डॉक्टर बन गया हूँ। भाई, मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ जो इलाज करते हैं। मैंने इस शख्स को थोड़ा हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मतलब तुम नकली डॉक्टर हो? पेट की तकलीफ की शिद्दत बढ़ गई तो वो मायूसी के आलम में अगला सवाल पूछ लिया, तुम नकली डॉक्टर हो क्या? मुझे हंसी आ गई। साथ में मेरी बीवी भी थी जो डॉक्टर है। वो मुस्कुराते हुए फर्स्ट एड बॉक्स में से एक दवा निकालकर इसे दी। वो खुशी खुशी चला गया। थोड़ी ही देर में एक दूसरा शख्स जो मुझे अच्छी तरह जानता था, इस पेशेंट के साथ नई पंचायत लेकर आ धमका, इमरान सर, आप PhD वाले डॉक्टर होकर दवा कैसे दे दिए? इसे कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं मौके की नज़ाकत को समझते हुए हंसते हुए से जवाब दिया, अरे भाई, मेरी दवा मेरी बीवी दी है जो असली डॉक्टर है। अगला वाकया कसरुल कसर की जो नमाज हमारी होती है, ये वाकया कुछ 17-18 साल कबल का है। जब मैं मालेगांव आने के लिए दोपहर में गोदावरी ट्रेन पकड़ा करता था। 3 बजे ट्रेन चलती थी और तकरीबन 5:30 बजे इगतपुरी पहुंचती थी।
यहाँ तकरीबन 5-6 मिनट ट्रेन रुकती थी। मेरे साथ आमीन सर, वो अपने आप को आमीनी सर कहते थे, और कुछ लोग थे एकत पूरी आने से पहले ये सब वज़ू करके नमाज असर के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और जाए नमाज वगैरह बिछाकर अमीन सर की इक्तिदा में 2 रकत नमाज असर कसर की नियत बांध लिए। ट्रेन रुके हुए 3-4 मिनट हो चुके थे। ठीक इस वक्त जब सारे नमाजी पहली रकत के दूसरे सजदे में पहुंचे, मामूल के बरखिलाफ 1-2 मिनट कबल ही ट्रेन की सीटी बज गई। आमतौर से 5-6 मिनट होते हो, 3-4 मिनट में ही कुछ सीटी बज गई। इमाम और सारे मुक्तदी सज्जे से उठकर पहली ही रकत में कायदे में बैठ गए। पहली रकत में कायदे में बैठ गए और बगैर तैयार पड़े जल्दी जल्दी दोनों तरफ सलाम फेरकर अपना सामान उठाकर दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़े। मैं अपनी सीट पर बैठकर इन लोगों का जायज़ा ले रहा था। अमीन सर ट्रेन में चढ़ गए, जो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई और हंसते हुए अपनी सीट पर बैठ गए। मैं भी मुस्कुराते हुए इनसे मुखातिब होते हुए कहा, मास्टर, उम्मन लोगों को नमाज असर को कसर करते देखा हूँ, लेकिन नमाज कसर का ये हश्र होते हुए पहली मर्तबा देख रहा हूँ। अमीन सर ने एक ज़ोरदार कहका लगाया जो ट्रेन के शोर में भी दब नहीं सका। हमारा जब दाश्ता आयत बकार, इस उन्वान पर 2 दिलचस्प वाक़यात हैं छोटे छोटे। मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त का 1997 का ये वाक़या है, जब हमारा डीएड का पहला साल मुकम्मल हो चुका था और हम दूसरे साल में थे। चूँकि हम सब बड़े सुस्त वाक़े हुए थे, मेरे दोस्त की जेब में पहले साल के पेपर का हॉल टिकट अब तक मौजूद था। हॉल टिकट रख लिया जेब में और निकाला नहीं। पेपर हुए 1 महीना हो चुका, जेब में पड़ा है। हम में से कुछ लोग हमेशा विदाउट टिकट सफ़र करते थे और कुछ लोग कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए ये शुगुल फरमाते थे। मेरे इस दोस्त का भी यही मामला था। कभी कभी बगैर टिकट सफ़र करता था और अक्सर धरा जाता था। कभी कभी करता था और धरा जाता था। लेकिन जब जब धरा जाता हम लोगों को गालियाँ देना शुरू कर देता और हम लोगों का मज़ा दोबाला हो जाता। उस दिन माहिम या दादर स्टेशन पर टीसी इसे पकड़ लिया। जब इसे मालूम हुआ कि टिकट नहीं है तो फ़ाइन का तकाजा किया, लेकिन इसके पास कुल 10 रुपये ही थे। टीसी जेब की तलाशी लेने लगा। तलाशी के दौरान में इसे गुज़िश्ता महीने होने वाले इम्तिहान का हॉल टिकट मिल गया, जो अपनी फितरी सुस्ती और कायली की वजह से अब तक उसकी जेब में पड़ा हुआ था। टीसी हॉल टिकट देखकर पूछता है, ये क्या है? मेरा दोस्त फ़ौरन सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए कहता है, साहिब प्लीज़ ये मत लो, बहुत काम की चीज़ है। इसकी हालत देखकर टीसी खुश हो जाता है। अब तो ये इस वक्त तक मेरे पास रहेगा जब तक 52 रुपया तुम जाके जुर्माना लेकर नहीं आएंगे। जाओ। अरे साहब प्लीज़ ये मत लो। नहीं नहीं, जा जा, अब जब तक तू आएगा नहीं, ये मेरे पास रहेगा, जा। कई साल तक उसके पास हॉल टिकट था कभी, लेकिन जुर्माना दिया नहीं। इसी के जैसे एक वाक़या था जो मैं लिखने तो नहीं पाया, लेकिन उसका उन्वान भी दाश्ता आयत बकार। मेरा एक दोस्त था, ये सब इन्हें एक ऐसी टीम थी जो कुछ तो मज़ा लेने के लिए, कुछ थ्रिल के लिए, कुछ जो है तो अपनी कुछ माँ बाप से पैसा मांगना एक मुश्किल काम होता है। कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम खर्च हो। ये भी एक अलमिया है, यहाँ तक बात आने नहीं पाती है। बाहर रहने वाले बच्चे बहुत सारे मसाइल से जूझते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ये काम करते थे और बहुत सारे ने इसमें आदी हो चुके थे कि विदाउट टिकट किस तरीके से हम लोग सफ़र करें और कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो कैसे बचना। उसकी जेब में कई टिकट रखा हुआ होता था, पुराना इस्तेमाल शुदा, 1 महीने पहले का, 4 महीने पहले का। माहिम स्टेशन के करीब पहुंचा और जैसे ही टीसी उसको पकड़ा बिल्कुल स्टेशन के गेट पर, वो सारे 5-7 टिकट निकाल के उसके हाथ में दे दिया। टीसी उसको लेकर चेक करने लगा और उसको एहसास हो गया कि ये जो है तो मुझको ठग लिया। उसको देखा तो मेरा दोस्त जो है स्टेशन के बाहर निकल के 2-4-5 कदम आगे जा चुका था। तो टीसी उसको ठगने के लिए उसको आवाज़ देता है, ले ले ले, मिल गया मिल गया, ले जा, मिल गया। जबकि टिकट मिलने का सवाल ही नहीं उठता, टिकट सब 1-2 महीने 3 महीने पहले का था। तो वहीं से कहते हैं, बड़ा शरीर बच्चा था, तू ही रख ले। वो टीसी सारे टिकट को उठा के फेंकता है गुस्से में, जहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ कचरा करना मना है। अब ये जो 2 सिचुएशन थी टिकट की, बिल्कुल इसके बरक्स हमारा एक दोस्त जो है, उसके वालिद आए
जो यहाँ पर मालेगांव में टीचर थे, इसका उन्वान में रखा था खालिद के वालिद, लेकिन ये भी लिखा नहीं, ज़बानी सुनाता हूँ। खालिद के वालिद जब वहाँ पर आए और देखे खालिद के साथ जो है तो स्कूल कॉलेज जाना था, तो रास्ते में किसी को टीसी पकड़ा, इनके साथ में किसी को टीसी पकड़ा, तो वो बहाना करने लगा कि भाई टिकट कहीं गिर गया, रुमाल निकाला तो गिर गया, तो उसको थोड़ा धमकी उमकी दिया। अब ये मालेगांव से आए हुए बहुत शरीफ लोग थे, ये डर गए कि भाई ये क्या हो गया, तो वो अपने बच्चे के लिए बहुत खौफजदा हो गए कि ऐसी सूरत हाल कभी इसके साथ भी तो क्या होगा। तो उसको मशवरा दिया, बेटा देख एक बात याद रख, तय ना रोज़ 2 टिकट लिया कर, एक ऊपर वाले जेब में रखना और एक पैंट की जेब में रखना, ताकि कभी अगर एक कभी गिर जाए तो दूसरा टिकट थोड़े काम आ जाए। तो ये हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे खालिद के वालिद जो तो ये आइडिया दिए। इस तरीके से बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत दिलचस्प वाक़यात हैं। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, हाँ 1 बज गया, मैं देखो पहले मैं बोल चुका भाई सदर वगैरह का जो तो हक अदा नहीं करने पाऊंगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरे ख्याल से मजाक ही था, और जो मजाक किए वो गायब हो गए, तो आज आई नहीं आसिफ भैया। मुझे जब वो बोले कि भाई आपको सदर का, आप सदर रहेंगे, तो मैं पहले बोले कि मना मत करना। मैं बोला क्या बात है बताओ, बोले सदर हो तुमको बनाया गया। अरे बोलो कुछ भी बात करते हो। बहरहाल मैं उनको मना किया, बात आई गई हो गई। बाद में मसूद भैया जो है मुझको व्हाट्सएप पर भेजे कि भाई आपको इस प्रोग्राम का सदर बनाया गया। मैं आसिफ भाई को मना किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। अभी मैं कभी आज तक का मैं कोई इंशाइया नहीं पढ़ा लिखा नहीं, डिस्कस के स्टेज पर आया नहीं, और डायरेक्ट मुझको सदर का मुकाम देंगे मुनासिब नहीं। लेकिन वो मुझको बोले कि तुम कहाँ हो, मैं बोला मैं अल्लामा इकबाल पर खड़ा हूँ। बोले ठीक है रुको मैं आता हूँ, अपनी बात करते हैं। वो 4 दिन हो गए आज तक अल्लामा इकबाल पे कम से कम आए नहीं। मैं समझ गया कि मुझको जो तो बहरहाल प्रोग्राम की सदारत निभाना है। अपने दोस्तों से मैं कुछ मशवरा किया, इमरान जमील सर मुझको काफ़ी हौसला दिए, और भी दोस्तों ने, नईम वगैरह ने काफ़ी जो है तो नईम भाई वगैरह ने मशवरा दिए, बहुत सारा हौसला दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने मैं ऐसे सदर जो है तो बैठा दिया गया। और चूँकि 1 बज गया है, मैं लिखा तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं जो है तो इतना सारा, लेकिन बस बहुत ही मुख्तसर में ज़हीर इब्न कुद्सी साहब जो है, उन्होंने तबर्रुक के लिए मोहम्मद हुसैन आजिज़ साहब का तबर्रुक के तौर पे तारुफ पेश किया, जो एक शायर थे, मौल्लिम थे, एक मुस्ले थे, शरीफुन नफ्स इंसान थे। बच्चों लोगों के राज को राज रखने वाला एक बेहतरीन इंसान। इत्तेफाक से उनका एक बेटा जो है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ में पढ़ा मंजूर, जो आज रिक्शा चलाता है। अभी एक पार्टी में हमारी मुलाकात हुई, बहुत ही प्यारा लड़का, और वाकई बहुत अफसोस होता है कि इतने अच्छे इंसान के बेटे। मंजूर की खास बात ये थी सर कि मेरे साथ में 11वीं 12वीं में जब वो था, तो मैथ्स में उसको पूरी मार्क्स मिलती थी, पूरी मार्क्स, और आज वो बच्चा रिक्शा चला रहे हैं, और बहुत सारे मसाइल में जो तो उलझा हुआ है, घर के मसाइल, क्या मसाइल सब बता रहा था। तो इतने अच्छे इंसान के बच्चों का ये हाल, यूँ फिरे अहले कमाल, आशुफ्ता हाल अफसोस है, ए कमाल अफसोस है, तुझ पर कमाल अफसोस है। मुझको याद है कि 11वीं 12वीं में वो बच्चा 100% मार्क्स लेता था मैथ्स में, मैं उससे बहुत सारी बातें सीखता था। लेकिन आज हम लोग जो है तो कुछ ना कुछ अपना एक मुकाम बना लिए, टीचर बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन एक बहुत ही काबिल बच्चा मालेगांव में रिक्शा चला रहा, वो भी शायद भाड़े गए, वल्लाह आलम। सिराज दुलार साहब, उनकी रमज़ान भाई, मसूद भाई इब्न रमज़ान पेंटर ने उनके कलाम को यकजा करके उसे शाये किया, और आज इजरा हुआ। आसिफ सुबानी साहब ने उनके मज़ाहिया कलाम को अपने मुनफरिद अंदाज में पेश किया। इनकलाब आएगा, हालात पलट जाएंगे, शर्त है एक बहू घर में बड़े घर की हो, घर के कई लोग कई खानों में बढ़ जाएंगे। बड़े अच्छे मज़ाहिया अशार उन्होंने जो तो उसमें पढ़कर सुनाए, बहुत ही मज़ा आया। इसमें हज़ल के तौर पे 2 शायर मौजूद थे, मुख्तार अहमद यूसुफ़ी साहब और हमारे अलीम ताहिर साहब। दोनों ने जो है तो बहुत ही मुनफरिद अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी हज़लों को पेश किया। और ख़ास तौर से मुख्तार अहमद यूसुफ़ी साहब ने जब यहाँ पर अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का पढ़ा, तो तरन्नुम में सुनाकर एक ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे टुनटुन की याद आ गई।
अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, और पूरा हॉल जो है उनके साथ गुनगुनाने लगा। अलीम ताहिर साहब ने मंजूम लतीफ़े की शक्ल में खूबसूरत गज़ल पेश की। कल बेगारी जो थे मिस्त्री बन गए, बड़ा अच्छा तंज उन्होंने किया। बिश कर अंजुमन में दरी बन गए, अपने खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में पेश करके महफिल को कहकहादार बना दिया। इन चाहिए में सबसे पहले नंबर 1 सिराज दुलार साहब जो कुतुब खाना वल एक मज़ाहिया ड्रामा पेश किया, जिसमें उनका जो पहला जुमला था किरदार फर्जी और मेरी मर्जी के, यहीं से एक माहौल बन गया था हंसी मजाक का। और सिराज दुलार साहब की जो अपनी खासियत थी, जो हम लोग बरस से देखते आ रहे हैं, बीच में उनकी बीमारी की वजह से कुछ साल बंद रहा, ये दोबारा उनका जो दौर है। अभी मैं इससे पहले भी जब आया था दिवाली की छुट्टी में, तो सिटी कॉलेज में उनकी सदारत में एक नशिस्त थी अंजुमन मुहिब्बान अदब की, तो खुतबा सदारत सुन के जो है तो मैं हैरान हो गया कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे शहर में मौजूद हैं। अलीम ताहिर सिद्दीकी साहब उसको जो है तो रिकॉर्ड भी किए थे, मैं उनसे मांगा, अभी तक मुझे मिला नहीं। इतना ज़बरदस्त खुतबा सदारत बरस में हम लोग नहीं सुनते, और हमारे यहाँ पर छोटी छोटी नशिस्तों में, छोटी छोटी महफिलों में ऐसे खुतबे यहाँ पर पेश किए जाते हैं। सिराज सर जो है तो जब नासिक में एडमिट थे उनके बीमारी में, तो हमारी फ़ोन पर बातचीत होती थी, व्हाट्सएप पर भी हम लोगों का जो है तो कुछ ना कुछ रब्ता रहता था। बहुत ही ख़तरनाक वो दौर था, बिल्कुल वही मैं गुमान में नहीं था कि सिराज सर की दोबारा इनिंग शुरू होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क़ुव्वत इरादी के सबब, उनकी जो क़ुव्वत इरादी है पूरा सिर्फ, वरना उस हालत में जाने के बाद और इस उम्र में बहुत कम लोग वापस आते हैं। हम लोगों की दुआएँ भी उनके साथ हैं, और ख़ुद उनकी अपनी क़ुव्वत इरादी। इसमें बहुत ही दिलचस्प, सबसे पहले तो जब वो अंसारी साहब बोले एक लाइब्रेरियन, तो सबको अंदाज़ा लग गया कि ये अंसारी साहब कौन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसको ऐसा निभाया, और दीमक विमक का जो सब पूरा मामला सामने आया, इतनी गालिब और मीर वगैरह उस्ताद शुरा के मशहूर अशार के एक एक मिसरों की मदद से अपने ड्रामे का ताना बाना इतनी खूबसूरती के साथ बुना कि हाज़रीन अपनी कुर्सियों से उछल जा रहे थे। ये कमाल की बात है, यानी आधी रात हो जाए, उससे भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन उनको जो तो सिराज दुलार साहब को हम लोग जो तो सुने और बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए। कहीं पर कोई भी जो है तो बोर नहीं हुआ। ज़वाल आमादा तहज़ीब को खूबसूरत पैराए में पेश करने के लिए उस्ताद मोहतरम सिराज दुलार साहब को अमीक दिल से मुबारकबाद। जावेद अंसारी साहब, इन्होंने पड़ोसियों के आताब का खूबसूरत अंदाज में पेश किया। इनका उन्वान था पड़ोसियात, और ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में पड़ोसियों के जो है तो आताब को पेश किए। पड़ोसियों से इस कदर तंग आ चुके हैं कि गालिब के जैसा ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ कोई इंसान ना हो, जहाँ पर कोई सुनने वाला ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, कोई बात करने वाला ना हो, जहाँ अगर बीमार पड़ जाए तो कोई तीमारदारी करने वाला ना हो, और अगर वहाँ पर हम लोग मर जाएं तो कोई नवा ख्वानी करने वाला ना हो। एक बेजार इंसान जब मरदूम बेजार हो जाता है तो उसके दिमाग में यही सब ख्यालात आते हैं। और अगर हमारे असल में ये मसले जो है तो ईमानदारी की बात यह है, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं जो है, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग मुंबई में मेरे घर आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं। मैं दोनों कम्युनिटी के दरमियान रह चुका हूँ। जो लोग नहीं रह चुके उनको अंदाज़ा नहीं है ये सारे मसाइल जो उन्होंने पड़ोसियात में पेश किए। बुरे जो पड़ोसी होते हैं जिनसे हम लोग तंग आ जाते हैं, ये पड़ोसी हम लोगों के दरमियान होते हैं जिन लोगों को मना किया गया है, जिन लोगों के पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए गए हैं कि ऐसा लगता था कि कहीं पड़ोसियों के जायदाद में हिस्सा ना मिल जाए। ऐसे पड़ोसियों को बाकायदा इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, इतना ज़्यादा हम लोग हर तरीके से हम लोग जो है एक बुरे से बुरे पड़ोसी साबित करते हैं। बरस से साथ में रहे, 50 साल, कुछ लोग सैकड़ों साल से साथ में रह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इसका लिहाज नहीं करते हैं। मैं जब गैरों के सामने रहा, गैरों के पास में रहा, और ये भी इत्तेफाक की बात है कि जब मेरे हाथ में सिलेक्शन था, मैं ऐसे घर का इंतखाब किया कि जिसके चारों तरफ गैर मुस्लिम थे, जबकि मेरे पास ऐसे भी घर थे वहाँ पर कि जहाँ मुसलमान मेरे पड़ोसी बन सकते थे, लेकिन मैं उसका इंतखाब किया। एक हिंदू मुझसे पूछा भी कि भाई आपने इसका इंतखाब क्यों किया, उसका क्यों नहीं किया? सेम बिल्कुल था। वहाँ पर 4 मुस्लिम हैं, एक खाली है बीच में, यहाँ 4 हिंदू, एक खाली है बीच में। मैं जाके हिंदुओं के दरमियान में रहा, और आज 6 साल हो गए, बकरीद पर पूरा 6 साल हो जाएगा। मुझे कभी ऐसा अफसोस नहीं हुआ कि मैं कोई गलत फैसला किया। बतौर पड़ोसी आप लोग कभी गैरों के साथ में रहो। यहाँ पर कुछ लोग होंगे
कितने बेहतरीन पड़ोसी होते हैं। यानी उस बिल्डिंग में, बॉम्बे कॉरपोरेशन की एक क्वार्टर है, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर अतिक्रमण कहीं पर है तो मुसलमानों का घर है, अगर कचरा है, गंदगी है, बहुत खूबसूरत कॉलोनी है, करोड़ों रुपए की वो इमारत है, अगर कुछ ऐसी कुछ मसाइल हैं तो सिर्फ मुसलमानों के घरों में, कहीं शोर हो रहा है तो मुसलमान का घर, रात में अगर देर तक जाग रहे हैं तो मुसलमान का घर। ये सारे मसाइल हमारे दरमियान ही हैं। आप लोग जाकर देख लें, गैरों के सामने जो लोग रहते हैं वो लोग बताएंगे। ये मसला जो है तो बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया। पड़ोसियात को इतने बहुत सारी अच्छी बातें भी उन्होंने पेश की, पड़ोसियों की अलग अलग किस्में बताई, एड़ा पड़ोसी, गुन्ना पड़ोसी, ढाबे वाले घर का खूबसूरत पैरा में नक्शा खींचा, मैयत का घर, भाती मौसम, नदी, गंदा नाला वगैरह, ये सब कुछ जो है तो बहुत ऐसे अंदाज में उन्होंने पेश किया कि हमारे आज से 50-60 साल पहले, 40 साल पहले का पूरा मालेगांव का नक्शा सामने आ गया कि घर में ढाबा है, ढाबे वाला घर है, वहाँ पर एक जो है तो मोगा खुला हुआ है, उसमें से धुआं उठ रहा है, नीचे जो है तो मिट्टी का चूल्हा है ज़बरदस्त। उसके अंदर जो है तो कभी कभी ऐसा होता था कि कोई घर में खाना नहीं बना तो पड़ोसी बराबर उसको महसूस करते थे कि इस घर में आज धुआं नहीं उठा, वहाँ पर कोई ना कोई इंतज़ाम करके पहुँचा दिया जाता था। आज ये हालत है कि हमको नहीं मालूम कि हमारे पड़ोसियों की भूख से क्या हालत है, और हम लोग अक्सर जो है तो कचरे में डाल देते हैं इतना ज़्यादा खाना कि कई लोगों का खाना होगा। अक्सर हमारे गली महलों में जो हम लोग खाते पीते लोग हैं, उन लोगों के घरों के बाहर हम लोगों को दिखता है रोटी, अच्छी पुलाव, सब्जी, तरकारी, सब चीज़ें इतनी बड़ी मिकदार में होती है कि कम से कम 1-2 लोगों का पेट भर जाए। तो ये उस ज़माने का एक माहौल इन्होंने जो है तो बहुत ही खूबसूरती के साथ एक नक्शा खींचा। अशफाक उमर साहब बहुत ही, यानी मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो पेश किया यहाँ सद्गुणी पति, ये सारे गुण जो है तो उन लोग, सबसे पहले मैं समझूंगा अशफाक उमर साहब के ही पास है कि वो शायद ही कोई ऐसी चीज़ बची होगी जिसमें उनका कुछ ना कुछ अमल दखल ना हो। वो एक अच्छे टीचर थे, उसके बाद माहिर तालीम बने और UPSC MPSC वगैरह की क्लास वगैरह को शुरू करके पूरे इंडिया में बहुत मशहूर हुए, बड़ी खिदमत कर रहे, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। फिर बाल भारती के रुकन हुए, बाल भारती में उन्होंने काम किया, बहुत सारे गुणों के मालिक है वो। शायद जो तो इसमें अपनी ही तमसील को पेश किए, जो सद्गुणी पति को जो आपने पेश किया, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अपनी एक तमसील थी, शौहरों के 10 गुणों को उन्होंने पेश किया। और मेकअप के बारे में उन्होंने लिखा कि दुल्हन की माँ दुल्हन को पहचान ना सकी। ऐसे ऐसे लोग आज मेकअप करते हैं कि अक्सर ये होता है कि जो दुल्हन होती है उसको उसकी माँ नहीं पहचानने पाती है। अगर दुल्हन जाके रात में दूल्हे के साथ रहने के बाद अगर जाके नहा ले तो शौहर पूछता है कि भाई ये कौन आ गई। तो ये सब जो तो बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने पेश किया। मैं तमाम आज के जो कलमकारान हैं मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर कि मैं नाहिल हूँ आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों से सीखता हूँ। ये सब के सब मेरे बुज़ुर्ग, मेरे उस्ताद सिवाय अलीम ताहिर के जो मेरे दोस्त हैं, बाकी सब आप लोग मेरे बुज़ुर्ग हैं। अंसारी साहब, आप लोगों ने जो है तो मुझको ये मुकाम दिया, ये इज़्ज़त दी, मैं इसका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूँ। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का कि 1:15 बज रहे हैं और आप लोग जो है तो यहाँ पर बैठे हैं। और आज का जो हमारा दिन था, बहुत सारे लोग जो दिन में सोते हैं आज सोने नहीं पाए, मैं भी सोने नहीं पाया। रात भर एक प्रोग्राम की तैयारी, DTP वगैरह, बाद में सुबह जो है तो सब जो रिजल्ट है शुरू हो गया। उसके बाद हमारे शहर का जो माहौल था, पल पल में जो है तो हालात बदल रहे थे। ऐसे में कोई सोना चाहे भी तो नहीं सो सकता था। उसके बाद लोग यहाँ पर आके बैठे रहे और कोई भी सोया नहीं। इस महफिल में कोई भी सोया नहीं और हर कोई जागता रहा। और बहुत ही पहले कहना चाहिए कि दिलचस्पी के साथ आप लोगों ने सुना। आप लोगों का बेइंतहा शुक्रिया, और रस्म शुक्रिया के लिए रिजवान रब्बानी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी देर से खुतबा सदारत सुन रहा था डॉक्टर इमरान अमीन साहब का, और उन्होंने जो शुरुआत में कहा था ना कि सदारत हमारी मुसीबत तुम्हारी नहीं, मैं मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं, अरे नहीं, वो आप गलत समझ रहे हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ बात ये है कि उन्होंने हर कलमकार का ताल्लुक यहाँ पे पेश किया, और जो सबसे अच्छी निजामत किया उसके ताल्लुक से कुछ बोले ही नहीं। बहरहाल मैं रस्म शुक्रिया अदा करने के लिए आसिफ सुभानी साहब। आज की इस तकरीब में सबसे पहले मैं आप सामाईन किराम का जिंदा दिलान और इसकस लाइब्रेरी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के हमारे कलमकार सदर साहब
इमरान अमीन साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे कलमकार अपने जावेद अंसारी, अपने अशफाक उमर साहब और अलीन ताहिर और बाकी सब घर के लोग हैं, तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया रब का, शुक्रिया सबका, शुक्रिया। और रब्बानी रिजवान रब्बानी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुलाई के पहले मंगल को सिलसिला नंबर 6 मुनक्किद किया जाएगा। अखबारात के जरिए से आप तक खबर पहुंचेगी, जरूर शिरकत करें। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।